सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जीना जहां आपके सपनों को नामुमकिन कहा जाए। वार्सो की एक गरीब अनाथ बच्ची, जिसे कहा गया कि विज्ञान लड़कियों के लिए नहीं है, उसने दुनिया को चुनौती दी और कहा, देखना मैं क्या कर सकती हूँ। कुछ ही सालों में वही लड़की मैरी क्यूरी इंसानियत के इतिहास को बदल रही थी। उसने परमाणु की छुपी ताकत को खोजा, न सिर्फ एक बल्कि 2 नोबेल पुरस्कार जीते और समाज के हर उस नियम को तोड़ दिया जो महिलाओं पर थोपे गए थे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, उसकी जिंदगी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, ये भूख, त्याग और अविश्वसनीय चुनौतियों की कहानी है। अपने पेरिस के ठंडे अटारी में भूख से बेहोश होने से लेकर अपने जीवन के प्यार को खोने तक मैरी का सफर आसान नहीं था, लेकिन असाधारण जरूर था। तो कैसे उसने हर बाधा को पार करके विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया, और कौन सा रहस्य था जिसने उसे कभी हार नहीं मानने दी, चाहे सपना कितना भी नामुमकिन क्यों न लगा हो। यह सिर्फ खोज की कहानी नहीं है, यह सीमाओं को तोड़ने और यह साबित करने की कहानी है कि कोई भी गरीबी, नुकसान या समाज किसी ऐसे इंसान को नहीं रोक सकता जिसके सपने अडिग हैं। हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम जानेंगे उस अद्वितीय और प्रेरणादायक यात्रा के बारे में जिसकी नायक थी मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी की कहानी 1967 में वार्सो, पोलैंड से शुरू होती है, जो उस समय रूसी साम्राज्य के कठोर शासन के अधीन था। ये वह दौर था जब सांस्कृतिक दमन सामान्य बात थी और महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर बहुत सीमित थे। लेकिन छोटी मारिया स्क्लोडोव्स्का, जो 5 बच्चों में सबसे छोटी थी, कोई साधारण लड़की नहीं थी। शिक्षकों के परिवार में जन्मी मारिया का बचपन शिक्षा के प्रति गहरे प्रेम और जीवन की कठोर वास्तविकताओं के बीच बीता। उनके पिता व्लादिस्लाव स्क्लोडोव्स्की गणित और भौतिकी के शिक्षक थे और उनकी मां ब्रोनिस्लावा एक कन्या स्कूल की प्रधानाचार्य थी। उनका घर एक ऐसा स्थान था जहां शिक्षा और ज्ञान को सबसे बड़ा खजाना माना जाता था। लेकिन जीवन उनके परिवार के लिए आसान नहीं था। जब मारिया मात्र 10 साल की थी, उनकी मां ब्रोनिस्लावा स्पीरोसिस की बीमारी के कारण चल बसी। ये घटना मारिया के लिए बेहद दर्दनाक थी और उनके दिल में एक स्थायी खालीपन छोड़ गई। इसके अलावा उनके पिता को पोलिश देशभक्ति का समर्थन करने के कारण नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इस कारण परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और उन्हें अपनी कई कीमती चीजें बेचनी पड़ी। इन कठिनाइयों के बावजूद मारिया ने अपने पिता के पुस्तकालय में सुकून पाया। वह विज्ञान, गणित और साहित्य की किताबों को पढ़ने में डूब जाती थी और अक्सर मोमबत्ती की रोशनी में देर रात तक पढ़ाई करती थी। शिक्षा उनके लिए एक आशा की किरण बन गई, एक ऐसी दुनिया में जो उनके सपनों को सीमित करना चाहती थी। स्कूल में मारिया को एक प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में पहचाना गया। उन्होंने हर विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, खासकर विज्ञान में। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उन्होंने महसूस किया कि उनके रास्ते में कई बाधाएं थीं। उस समय पोलैंड में महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा निषिद्ध थी। विश्वविद्यालय केवल पुरुषों के लिए थे और एक महिला के विज्ञान में करियर बनाने की बात को समाज में मजाक समझा जाता था। लेकिन मारिया समाज के इन मानदंडों को मानने वाली नहीं थी। वह एक सपने देखने वाली और लड़ाकू थी और उन्होंने ठान लिया था कि उनका लिंग उनकी तकदीर तय नहीं करेगा। उन्हीं दिनों मारिया ने फ्लाइंग यूनिवर्सिटी के बारे में सुना। यह वार्सो में गुप्त रूप से महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने वाला एक गुप्त संस्थान था। सजा का जोखिम उठाते हुए मारिया ने इन भूमिगत कक्षाओं में दाखिला लिया और भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित का अध्ययन किया। विश्वविद्यालय में कोई उन्नत प्रयोगशाला या उपकरण नहीं थे, लेकिन यहाँ उन्हें वह मिला जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, स्वतंत्रता। यहीं पर उनका विज्ञान के प्रति प्रेम गहरा हुआ और वैज्ञानिक बनने का उनका सपना आकार लेने लगा। उनकी महत्वाकांक्षाएं पोलैंड की सीमाओं से परे थीं। मारिया ने पेरिस के सोरबोन विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने का सपना देखा, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक था। लेकिन यह सपना असंभव सा लग रहा था। उनके परिवार के पास पैसे नहीं थे और एक विदेशी देश में जाना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। फिर भी मारिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बड़ी बहन ब्रोनिस्लावा के साथ एक समझौता किया। मारिया अमीर परिवारों के बच्चों को पढ़ाकर गवर्नेंस का काम करेंगी और अपनी बहन के पेरिस में मेडिकल पढ़ाई के खर्च को उठाएंगी। बदले में ब्रोनिस्लावा बाद में मारिया की मदद करेंगी। कई सालों तक मारिया ने गवर्नेंस का काम किया,
अमीर बच्चों को पढ़ाया और हर पैसा बचाया। अपने खाली समय में उन्होंने उधार ली हुई किताबों से गणित और भौतिकी का गहन अध्ययन जारी रखा। काम की खिनाई और अपने सपने तक पहुंचने में लगने वाले लंबे समय के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ऑनवर्ड में मारिया स्क्लोडोव्स्का पेरिस पहुंची। पेरिस एक ऐसा शहर था जो अवसरों से भरा हुआ था, लेकिन साथ ही ये उनके लिए कई चुनौतियां भी लेकर आया। उस समय वह वैस के 6 वर्ष की थी और पेरिस का हर पहलू उनके लिए नया और चुनौतीपूर्ण था। भीड़ भाड़ वाली सड़कों से लेकर फ्रेंच भाषा तक जो उनके लिए पूरी तरह अजनबी थी। मारिया, जिन्हें अब मैरी कहा जाने लगा ताकि वह फ्रेंच समाज में फिट हो सके, ने जल्दी ही महसूस किया कि पेरिस में जीवन आसान नहीं होगा। उनके पास बहुत कम पैसा था और उन्होंने लैटिन क्वार्टर में सोरबोन के पास एक छोटी सी अटारी वाला कमरा किराए पर लिया। उनके रहने की स्थिति दयनीय थी। उनका कमरा ठंडी सर्दियों में जम जाता था और गर्मियों में बेहद गर्म हो जाता था। पैसे की कमी हमेशा रहती थी। मैरी ढंग का खाना भी नहीं खरीद पाती थी और ब्रेड, मक्खन और चाय पर जीवित रहती थी। कभी कभार वह खुद को फल या मांस का छोटा हिस्सा खाने की अनुमति देती थी, लेकिन ऐसे दिन दुर्लभ थे। कुपोषण के कारण उनकी सेहत बिगड़ने लगी। कई बार तो वह पढ़ाई के दौरान भूख के कारण बेहोश भी हो जाती थी। इसके बावजूद मैरी ने अपने हालात को अपने ऊपर नहीं होने दिया। सोरबोन में मैरी ने भौतिकी और गणित में दाखिला लिया, जो कि सबसे कठिन विषयों में से थे। वह अपनी कक्षाओं में गिने चुने महिलाओं में से एक थी और पुरुष प्रधान माहौल उनके लिए सहज नहीं था। उनके प्रोफेसरों ने शुरुआत में उनकी क्षमताओं पर संदेह किया, लेकिन जल्द ही उनकी मेहनत और प्रतिभा ने सभी आलोचकों को चुप कर दिया। सोरबोन में पढ़ाई पूरी करने के बाद मैरी ने अपने वैज्ञानिक करियर की शुरुआत के लिए पेरिस में ही रुकने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन वह अपने शोध में डूब चुकी थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसने उनकी जिंदगी को न सिर्फ प्रेम बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में भी नई ऊंचाई दी, पियरे क्यूरी। पियरे एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे जो क्रिस्टल और चुंबकत्व पर अपने काम के लिए जाने जाते थे। वह वैज्ञानिक समुदाय में पहले से ही एक सम्मानित व्यक्ति थे। दोनों की पहली मुलाकात 1994 में हुई, जब एक सहयोगी ने पियरे को सुझाव दिया कि वह मैरी को अपनी प्रयोगशाला में काम करने की अनुमति दे। जब पियरे और मैरी मिले तो दोनों का जुड़ाव तुरंत गहराई में बदल गया। दोनों का विज्ञान के प्रति प्रेम और सादगीपूर्ण जीवन शैली ने उन्हें एक दूसरे करीब ला दिया। मैरी ने पियरे में न केवल एक वैज्ञानिक सहयोगी बल्कि एक ऐसा साथी पाया जो उनकी प्रतिभा को समझता था और उनकी महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करता था। 1995 में पियरे ने मैरी को शादी के लिए प्रस्ताव दिया। शुरुआत में मैरी थोड़ी अनिश्चित थी क्योंकि वह पोलैंड लौटकर अपने देश में योगदान देना चाहती थी, लेकिन पियरे ने उन्हें समझाया कि वे एक साथ मिलकर विज्ञान में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। आखिरकार मैरी ने हाँ कहा और दोनों ने सादगीपूर्ण तरीके से शादी कर ली। उनकी शादी किसी सामान्य दंपति की तरह नहीं थी। वे अपने हनीमून पर साइकिल चलाते हुए फ्रांस के ग्रामीण इलाकों में गए। यह उनके सरल और वैज्ञानिक जीवन के प्रति समर्पण को दर्शाता था। शादी के बाद मैरी और पियरे ने अपने शोध को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाया। मैरी ने उन रहस्यमय किरणों पर काम करना शुरू किया जो पहले एंथोनी हेनरी बेकरेल द्वारा यूरेनियम से खोजी गई थी। उन्होंने पाया कि यूरेनियम यौगिक एक अनदेखी ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे थे। उन्होंने इस ऊर्जा को रेडियोधर्मिता नाम दिया। मैरी और पियरे ने यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या अन्य तत्व भी इसी तरह की ऊर्जा उत्सर्जन करते हैं। अपने अथक परिश्रम और प्रयोगशाला में लंबे समय तक काम करने के बाद उन्होंने 2 नए तत्वों की खोज की, पोलोनियम, मैरी के देश पोलैंड के नाम पर, और रेडियम। ये काम आसान नहीं था। उन्होंने टनों खनिज पदार्थ पिच ब्लेंड को हाथों से रासायनिक रूप से संसाधित किया ताकि रेडियम और पोलोनियम की थोड़ी मात्रा निकाल सके। यह प्रक्रिया शारीरिक रूप से थका देने वाली थी और खतरनाक भी। उस समय किसी को यह पता नहीं था कि रेडियोधर्मिता का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। उनकी खोज ने दुनिया को चौंका दिया। 1993 में मैरी और पियरे को रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैरी क्यूरी विज्ञान में यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी, लेकिन
उनकी सफलता के कुछ ही वर्षों बाद 1906 में एक त्रासदी ने मैरी की जिंदगी को झकझोर दिया। पियरे क्यूरी का पेरिस की एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। ये घटना मैरी के लिए विनाशकारी थी। पियरे के बिना उनकी दुनिया खाली लगने लगी, लेकिन मैरी ने अपने दुख को अपने शोध में बदल दिया। उन्होंने पियरे के स्थान पर सोरबोन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद संभाला, जिससे वह पहली महिला प्रोफेसर बनी। उन्होंने रेडियोधर्मिता पर अपने शोध को जारी रखा और चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग करने की संभावनाओं का अध्ययन किया। मैरी क्यूरी का जीवन अंतहीन संघर्ष और प्रेरणा का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन काल में 2 नोबेल पुरस्कार भौतिकी और रसायन विज्ञान जीते और रेडियोधर्मिता को विज्ञान और चिकित्सा में एक नई दिशा दी। लेकिन रेडियोधर्मिता के लंबे संपर्क के कारण उनकी सेहत धीरे धीरे खराब होती चली गई। 1904 में मैरी क्यूरी का निधन हो गया। उन्हें अज्ञात रूप से मिली विकृतियों और रक्त विकारों से जूझना पड़ा, जो रेडियम के संपर्क में आने से हुए थे। आज उनकी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सपनों को हासिल करना चाहते हैं। उनकी खोजों ने न केवल चिकित्सा में नई क्रांति लाई, बल्कि ये भी साबित किया कि अगर आप अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो यह थी मेरी क्यूरी की असाधारण जिंदगी, एक ऐसी महिला जिसने सिर्फ नियमों को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें फिर से लिखा। उनकी खोजों ने जीवन बचाने वाले चिकित्सा आविष्कारों का रास्ता दिखाया और अनगिनत पीढ़ियों को बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और मुश्किलों के आगे कभी हार न मानने की प्रेरणा दी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि महानता आपके शुरुआत के बिंदु पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कठिनाइयों के बावजूद कितना आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर इस कहानी ने आपको उतना ही प्रेरित किया जितना हमें करती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे उनके साथ शेयर करें जिन्हें आज थोड़ी प्रेरणा की जरूरत है। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरी क्यूरी की तरह आपके पास भी इस दुनिया में बदलाव लाने की ताकत है।